ओके जी, लास्ट क्लास के अंदर हमने फंक्शंस को थोड़ा सा बिल्कुल इनिशियल लेवल पे देखा था कि फंक्शन हमें एक एडवांटेज देते हैं, हमारा जो रिपीटेशन ऑफ कोड है वो बचता है, प्रोग्राम का साइज रिड्यूस होता है। इसके अंदर अब थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे आते हैं, क्योंकि फंक्शंस हम आगे यूज़ करेंगे, क्योंकि ऐसा काम जो हमने मल्टीपल टाइम करना और बार बार डिफरेंट डाटा सेट्स पे करना होगा, तो उसके लिए हमें फंक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी, वो हमें मतलब बहुत यूज़ आएगा। तो उसके लिए फंक्शंस के लिए तो एक हमने सिंपल ये एक एग्जांपल की थी, जिसको मैंने अभी फिलहाल कमेंट किया हुआ है, कि हम जिसके अंदर कैलकुलेट करते थे और डिफरेंट लिस्ट देकर इसके अंदर हम उनका एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर लेते थे। तो हमारे पास मल्टीपल लिस्ट थी, लेकिन जो कैलकुलेट का ऑप्शन था टोटल कैलकुलेट का, वो हमारे पास एक ही था। तो इस तरह हम मल्टीपल कर लेते थे। लेकिन अब ज़रा हम थोड़ा सा इसमें आर्गूमेंट्स टाइप पे आगे चलते हैं कि हमारे पास टू डिफरेंट टाइप्स की आर्गूमेंट होती हैं। एक को हम पोजिशनल आर्गूमेंट कहते हैं, एक को हम नेम्ड आर्गूमेंट कहते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटा सा कोड लिखता हूँ, वही सम का। ये मैंने डेफ सम लिख दिया। इसके बाद मैं ए कोमा बी, और इसके बाद मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट करवा रहा हूँ फंक्शन के अंदर। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने डायरेक्ट फंक्शन से रिटर्न कराते थे देन प्रिंट कराते थे, अब हम फंक्शन के अंदर ही प्रिंट करा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर लिख लिया कि ए कोमा, जो ए ऊपर से हमारे पास फंक्शन के अंदर पास होके आएगा, इसी तरह हम प्रिंट कर रहे हैं बी के लिए। सिंपली बी कोमा बी बी, नाउ वी कैन टेक टोटल ए प्लस बी। और अब मैं यहाँ पर टोटल को भी प्रिंट करा रहा हूँ, ताकि पता चले कि हमारे इनसाइड द फंक्शन में टोटल कैसे आ रहा था, और बाहर से जब हम उसको एक्सप्लोर करेंगे तो कैसे आएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ टोटल फ्रॉम इनसाइड द फंक्शन, और इस सारे को मैं कोमे में ले जाता हूँ। ठीक है जी। और यहाँ पर जो मैंने टोटल किया है उसको मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। नाउ मैं यहाँ पर इससे रिटर्न भी करवा रहा हूँ मेथड से टोटल, कि ये टोटल हमें रिटर्न भी करे। हमारा ये मेथड ख़त्म हो गया, फंक्शन बन चुका है। नाउ इफ़ ओनली कॉल दिस सम। देखें यहाँ पर ये जो काम होता है ये पोजिशनल आर्गूमेंट के थ्रू होता है, कि हमें पोजीशन देनी होती है कि फर्स्ट वाले पे ए पे कौन सा देना है, बी पे कौन सा देना है। तो ये एज अ पोजीशन लेकर दे, देखें ये पहली वैल्यू ए की ले रहा है। तो ऐसे आर्गूमेंट जिसके अंदर हमारे पास कोई भी नेम फॉलोड ना किया जाए, तो हम कहते हैं ये हमारे पास पोजिशनल आर्गूमेंट है। तो यहाँ पर मैं देता हूँ 5 बल्कि 2,3, और मैं बस इसको रन करता हूँ। तो अब देखें ये मेरे मेथड में जाएगा और मेथड में इसको प्रिंट करेगा, फिर इसको प्रिंट करेगा, और फिर इसको करेगा प्लस रिटर्न कर देगा। तो मैं यहाँ स्क्रीन क्लियर करता हूँ, देन मैं इसको रन करता हूँ। तो इसने मुझे बताया कि ए इज इक्वल के 2 है, बी 3 और टोटल 5 है। ये यहाँ पर रिटर्न नहीं, यहाँ पर प्रिंट नहीं कर रहा। अगर यहाँ पर भी मैं दोबारा प्रिंट लिख दूंगा तो ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसको अगेन से प्रिंट कर देगा। तो 5 मेरा 2 टाइम्स प्रिंट होगा। नाउ कैन रन दिस। तो अब ये देख रहे हैं टोटल ये 5 आया और इसके बाद 5 आया। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं पोजिशनल आर्गूमेंट। आप यही काम नेम्ड आर्गूमेंट से भी दे सकते हैं। देखिए ऊपर हमने वेरिएबल का नाम ए और बी दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर 3 को पहले देना चाहता हूँ और 2 को बाद में देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इस तरह कर दूंगा कि 3,2। लेकिन ये अब 3 पोजिशनल आर्गूमेंट में ये 3 ए के पास जा रहा है और 2 बी के पास जा रहा है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफाइड कर दूं बाय नेम्ड, तो मैं यहाँ पर इस तरह लिख दूंगा b इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू 2। सो नाउ दिस इज नेम्ड आर्गूमेंट फंक्शनैलिटी आ गई है। जो अब हमारे पास b की वैल्यू थी, अब वो हमने कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करना। अब वो b की वैल्यू देखिए b के अंदर जा रही है और ए की ए के अंदर आ रही। तो ए और बी प्रिंट इस वजह से कराया ताकि हमें पता चले। तो ये चीज जो होती है नेम्ड आर्गूमेंट में, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर तो आपका फंक्शन बहुत छोटा है तो आप उसके अंदर पोजिशनल आर्गूमेंट्स रख रहे हैं, फिर आपको पोजीशंस याद रखनी पड़ेंगी। और अगर आपके पास पोजीशन याद मतलब फंक्शन बहुत बड़ा है, तो आप उसके अंदर नेम्ड आर्गूमेंट भी रख सकते हैं। एक तो ये चीज थी। इसी के अंदर एक चीज और ऐड करते हैं हम, उसको हम कहते हैं ग्लोबल वर्सेस लोकल वेरिएबल।
एक हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल होता है, एक हमारे पास लोकल वेरिएबल होता है। अभी तक जितना हमने काम किया वो ज्यादातर हम लोकल वेरिएबल से करते हैं। अब जो लोकल वेरिएबल है, इसका जो स्कोप होता है, इसकी यूजेज होती है विद इन द आपके उस ब्रैकेट्स के अंदर होती है, उस फंक्शंस के अंदर होती है। अगर आप कोई वेरिएबल इफ के अंदर यूज कर रहे हैं तो इफ की क्लोजिंग तक वो यूज रहेगा, तो ऐसे वेरिएबल को लोकल वेरिएबल हम कहते हैं। जैसे कि अब मैं यहां पे टोटल जो है ये देखें सम के अंदर इनिशियलाइज हुआ है। सो अगर मैं अब टोटल को एक्सेस करना चाहूं, मैं डायरेक्टली यहां से प्रिंट टोटल लिखूं, सो ये मुझे यहां पर एरर देगा कि जी नेम टोटल इज नॉट डिफाइंड। तो ये जो भी हमारे पास ऐसा वेरिएबल जो किसी एक स्कोप के अंदर ही चल रहा होता है, उसको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। सो अगर मैंने इसको ग्लोबली यूज करना है तो मैंने इसको मेथड से बाहर इनिशियलाइज कराना है। मैं यहां पर एक टोटल लिख देता हूं 0। नाउ मैं इसको भी कॉल करता हूं और दोनों टोटल्स को कॉल कर लेता हूं और इसको मैं रन करता हूं। सो देखें जो फंक्शन के अंदर से टोटल होके आ रहा है वो 5 है, लेकिन जो बाहर से टोटल आ रहा है वो 0 है। मैं इसको इस तरह भी कर देता हूं ताकि पढ़ा जाए, टोटल फ्रॉम आउटसाइड द फंक्शन। नाउ रीडेबिलिटी थोड़ी और इंप्रूव हो जाएगी। सो देखें ऐसे वेरिएबल जो हम बाहर से यूज कर रहे हैं तो उनको ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं, जो पूरे प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं। लेकिन जो फंक्शन के अंदर टोटल यूज हो रहा है वो हमारे पास बिल्कुल एक छोटा सा पार्ट यूज हो रहा है। तो आपने कोई ऐसा वेरिएबल जो थ्रू आउट दिया अपने प्रोग्राम यूज करना हो तो आप उसको ग्लोबल वेरिएबल में ले जाएंगे, और अगर आपने उसको स्कोप के अंदर करना हो उस वेरिएबल के ऊपर कि उस वेरिएबल की वैल्यू कोई ना एक्सेस कर सके, तो वो हमारे पास एज अ लोकल वेरिएबल हमारे पास यूज होता है। इसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है जिसको कहा जाता है डिफॉल्ट वेरिएबल, DEFAULT, डिफॉल्ट वेरिएबल। ओके, डिफॉल्ट वेरिएबल देखें वो कब यूज होता है और उसका क्या फायदा होगा। ये मैंने इस तरह इसको रन करता हूं मैं अब। सो ये मेरा कोड सही चल रहा है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे मैं इसको बैक करता हूं अपने पोजिशनल आर्गूमेंट के ऊपर 3,2, सेव करते हैं, स्क्रीन को क्लियर करते हैं एक दफा, देन अगेन रन करते हैं। सो 3, 2 और ये 5 हमारे पास आता है। सो अब अगर मैं इसमें ये चाहता हूं कि मेरे पास डिफॉल्ट वेरिएबल, मैं इसके अंदर बी देता ही नहीं हूं, मैंने एक 3 दिया और इसको मैंने डायरेक्टली रन कर दिया। सो देखिए मुझे एक एरर दे रहा है कि मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट बी, यानी कि बी की वैल्यू मुझे रिक्वायर्ड है लेकिन आपने उसके अंदर प्रोवाइड नहीं की। सो बोर्ड टाइम हमें इस तरह की चीजें जरूरत पड़ती हैं कि हम कहते हैं यार हम वैल्यू असाइन ना करें, ये डिफॉल्ट के तौर पे असाइन कर लें कि अगर हम कोई वेरिएबल दें, हम कोई वैल्यू दें तो उस वेरिएबल को असाइन हो जाए, अदरवाइज को अपनी डिफॉल्ट वैल्यू यूज कर ले। तो ऐसे सिनेरियो को हम कहते हैं डिफॉल्ट वेरिएबल। सो उसके लिए हमें सिर्फ कोड में ये चेंज करना है, जहां पर हमने वेरिएबल इनिशियलाइज कराए हैं उधर इक्वल टू 0 कर देना, मतलब 0 से मुराद यहां पर इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है, आप कुछ भी देख सकते हैं। अब अगर मैं 3 तो मेरा चला जाएगा यहां पर a के पास, और अगर मैं यहां पर b इज इक्वल टू की जगह कुछ नहीं देता, यानी कि दूसरा वेरिएबल नहीं देता, तो ऑटोमेटिकली ये मेरे पास 0 कंसीडर कर लेगा, तो एज अ डिफॉल्ट वेरिएबल। सो इसको रन करके देखते हैं। सो देखें इसने b ऑटोमेटिकली 0 कर दिया, लेकिन अगर मैं यहां पर b की वैल्यू दे दूंगा तो ये उसके ऊपर ओवरराइड हो जाएगा, तो ये अब 0 कंसीडर नहीं करेगा, अब ये उसकी जो नई वैल्यू आई है तो वो यूज कर लेगा। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं डिफॉल्ट वेरिएबल्स के थ्रू हम इसके अंदर इस तरह काम कर सकते हैं। सो वन मोर थिंग इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग्स।
ओके, डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग्स एक हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन का तरीका होता है, जो ये मैं आप देखें जिस तरह ये मैं काम कर रहा हूं, ये तो इस चीज को हम डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस मेथड के ऊपर मैंने एक थोड़ा सा एक पैराग्राफ लिखना हो कि ये मेथड किसके बारे में कर रहा है, ताकि कोई मेथड यूज करे तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन बन जाए। तो मैं क्या करूंगा, 3 इन्वर्टेड कोमा से इसकी डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग लिख दूंगा। दिस इज अ सम फंक्शन विच कैन बी यूज्ड फॉर एडिशन, which can be used for addition. So इस तरह की आपने कभी कभार जब हम आगे कोई लाइब्रेरीज यूज करेंगे तो डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग्स भी हमारे पास यहां पर आ जाती हैं। डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग्स के लिए हमारे पास कोई भी ऐसा बड़ी स्ट्रिंग जो मल्टीपल लाइंस के अंदर चल रही है, इसके अंदर आप मल्टीपल लाइंस के अंदर यूज कर सकते हैं, विच कैन बी यूज फॉर एडिशन, लाइक positional, ARGS argument और named. So ये इस तरह हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। So ये एक डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग भी हम आपने बोर्ड टाइम फंक्शंस के अंदर देखा होगा कि ये हमारे पास डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग इस तरह हमारे पास यूज हुई हुई है। ओके, फंक्शंस का बस अभी हम इतना ही है, इसके साथ साथ अब हम नेक्स्ट चीजें करेंगे तो उसमें हम फंक्शन इनकॉर्पोरेट करेंगे। नाउ अब हम इसके अंदर एक नई चीज इसके अंदर करते हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट चीज है वो है डिक्शनरीज एंड टपल्स। सो इसको अब हम यूज करना सीखेंगे, देन इसके साथ हम फंक्शंस का कॉम्बिनेशन भी रखेंगे। सो मैं यहां पर एक न्यू फाइल बनाता हूं इसके लिए। न्यू फाइल पाइथन, कंट्रोल एस से सेव करेंगे और यहां से मैं अब इनको जरा थोड़ा नेमिंग कन्वेंशन भी दे देता हूं, क्योंकि 6 स्लाइड पर है। 6 अंडरस्कोर DICT डिक्शनरी अंडरस्कोर, ओके बस डिक्शनरी तक ठीक है। ओके जी, इसको हम सेव कर लेते हैं, स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। अब थोड़ा सा पहले डिक्शनरी के मुतालिक हम समझ लेते हैं। someone is okay, so now अब हम इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास जो भी ये डिक्शनरीज वगैरह हैं ये कैसे यूज होती हैं और इनका यूजेज हमारे पास किस तरह होता है। ओके, आप इसकी एग्जांपल ऐसे लें, डिक्शनरी एक टाइप की लिस्ट ही होती है। जैसे आपके पास कभी फोन डायरेक्टरी होती, और फोन डायरेक्टरी आपने देखी होगी, तो फोन डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास जो भी चीजें होती हैं एक फोन डायरेक्टरी के अंदर, उसके अंदर एक तो हमारे पास नेम आ रहा होता है। मैं अब इसको समझाने के लिए ना आपको यहां पर डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग्स का यूज करूंगा, ताकि ये कि ना ये बार बार मुझे कमेंट डालने की जरूरत ना पड़े। ये डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग लगाई मैंने। ओके जी, हमारे पास फोन डायरेक्टरीज होती हैं। फोन डायरेक्टरीज के अंदर हम काम इस तरह करते हैं कि हमारे पास एक साइड के ऊपर नेम होता है और प्लस उसके बाद वहां पर उसका फोन नंबर होता है। सो नेम के अंदर उसका नाम होता है, प्लस फोन नंबर के अंदर उसका यहां पर नंबर होता है। सो डिक्शनरी के अंदर हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है नाम और फोन नंबर, लेकिन जो आपने लिस्ट पढ़ी है, लिस्ट के अंदर एट अ टाइम एक ही हमारे पास या तो नंबर चल रहा होता है या स्ट्रिंग चल रहा होता है। सो ये जो नेम होता है इसको डिक्शनरी की कॉन्सेप्ट के अंदर की कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो आपके पास नंबर होता है उसको हम कहते हैं वैल्यू। सो डिक्शनरी हमारी की और वैल्यू के कॉम्बिनेशन के ऊपर चल रही होती है। सो डिक्शनरी के अंदर हमारे पास एक साइड पे की होती है, एक साइड पे वैल्यू होती है। फिर इसी की एक और फॉर्म होती है जिसको हम टपल्स कहते हैं। सो वो भी हम आगे जाके देखेंगे कि वो भी किस तरह होती है। तो देखें यहां पर अगर आप इस पिक्चर में देखें, सो डिक्शनरी के लिए यहां पर कीज पड़ी हुई हैं बी, जे, सी, और उस की के अगेंस्ट एक वैल्यू पड़ी हुई है, बी फॉर ब्यूटी, जे फॉर जॉय, सी फॉर कंप्यूटिंग।
सो जो हमारे पास सिंपल लिस्ट होती है, लिस्ट के अंदर हमारे पास कीज के अंदर एज अ इंडेक्स नंबर पड़े होते हैं, जो कि खाली नंबर हो सकता है, वो आप अपने लिहाज से नहीं रख सकते। यानी कि अगर आप लिस्ट के अंदर कोई फोन डायरेक्टरी को सेव कराना चाहें तो आप इंडेक्स और नंबर रख सकते हैं, यानी कि 0 के ऊपर एक नंबर पड़ा है, 1 के ऊपर पड़ा है, 2 पे, लेकिन आप नाम नहीं रख सकते। सो डिक्शनरी के अंदर हमारे पास जो कीज होती हैं वो एक स्ट्रिंग भी हो सकती है, वो कोई वैल्यू भी हो सकती है, वो कोई नाम भी हो सकता है, और वैल्यूज तो आगे दोनों में सेम ही होती हैं। सो ये कॉन्सेप्ट है डिक्शनरी और लिस्ट का। सो मैं यहां पर एक अगर पाइथन का डिफॉल्ट ये खोल लेता हूं ताकि ये जो डायरेक्ट कोड है वो हम इसके अंदर लिखें। सो अब मैं इसके अंदर डिक्शनरी के अंदर एक डिक्शनरी बना रहा हूं, डी इज इक्वल टू, ये अब आपने इसका थोड़ा सेंटेक्स देखना है। लिस्ट के लिए तो हम जैसे अगर डी के नाम की लिस्ट बनानी है तो हम इस तरह बनाते थे, इसके अंदर कोई भी वैल्यू रखते थे 1 कॉमा ये, लेकिन डिक्शनरी के लिए हमारे पास करली ब्रैकेट्स यूज होंगी। करली ब्रैकेट्स के अंदर पहला की है, तो अगर तो स्ट्रिंग आएगी तो उसको हमने इसमें लिखना है, जिस तरह मैंने लिख दिया टॉम, कॉमा। अब इस की के अगेंस्ट क्या वैल्यू पड़ी हुई है, तो वैल्यू पड़ी हुई है 1 2 3 4 5। सो ये मेरी एक एंट्री कंप्लीट होगी डिक्शनरी की, कॉमा। दूसरी एंट्री फिर एक की है रॉब, कॉमा 5 6 7 8 9 0, कॉमा। थर्ड वैल्यू है कोई भी नाम है, ओहो जॉय, कॉमा, इसके अगेंस्ट भी एक नंबर पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद करली ब्रैकेट करनी है बंद। सो ये मेरी डिक्शनरी बन गई। सो मैं अगर डी को यहां पर प्रिंट करूंगा तो ये मेरे पास डिक्शनरी आ जाएगी कि जी ये मेरे पास यहां पर इस तरह आई हुई है। सो हमारे पास जो भी यहां पर डिक्शनरी आ रही है, इस डिक्शनरी को एक्सेस करने के लिए हम डी दबा के स्क्वायर ब्रैकेट से बाय थ्रू क्यू वैल्यू के हम एक्सेस करते हैं। जैसे मैं टॉम को एक्सेस करता हूं, TOM, सॉरी एक मैं गलती कर बैठा हूं, मैंने सारे ही कॉमे यूज कर लिए। हर की के बाद एक कॉलन यूज करना है ताकि हम उसमें डिस्टिंग्विश कर सकें। फर्स्ट वाली की, उसकी वैल्यू, देन की, फिर इसकी वैल्यू, देन की, और इसकी वैल्यू। और नाउ अब हम डी को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा। तो सबसे पहले आपने की के बाद ये डबल कॉलन, देन वैल्यू, देन कोमा अगली एंट्री के लिए, फिर की, फिर कॉलन, फिर वैल्यू, देन कोमा, फिर की, फिर कॉलन, फिर वैल्यू। सो इस तरह हम इस डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं। और डिक्शनरी को एक्सेस करने के लिए डिक्शनरी का नाम स्क्वायर ब्रैकेट, और अब हमने डायरेक्ट की देनी है, जिस तरह हम इंडेक्स नंबर देते थे ना लिस्ट के अंदर, यहां पर हम डायरेक्ट की देंगे। सो मेरे पास जो की है वो है टॉम। सो मैं डायरेक्ट उसकी वैल्यू पे चला जाऊंगा, तो की वैल्यू के थ्रू हम यहां पर इस डिक्शनरी को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अगेन हम डिक्शनरी के अंदर से कोई वर्ड अगर हमने मतलब ऐड करना हो, जिस तरह के मैं एक और वैल्यू ऐड करना चाहता हूं इसके अंदर, तो जैसे मैं डी ऑफ सैम लिखता हूं और इज इक्वल टू कर देता हूं 1 2 3, नाउ डी। सो देखें सैम मेरा यहां पर आ चुका है। सो ये आपने देखा है जो डिक्शनरी है ये कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करती, ये ऑटोमेटिक कोई अनऑर्डर्ड होती है, क्योंकि हमने जब की से एक्सेस करना तो की हमें पता होती है कि किस की से एक्सेस करना। तो इसमें कभी कभार आप सैम डालेंगे तो इसमें भी सैम शुरू में इंसर्ट हो जाए या लास्ट में हो जाए, तो इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, ये कीज की बेस्ड के ऊपर होती है। दूसरी, इसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं हो सकती क्योंकि ये एट अ टाइम एक ही की आएगी। टॉम के नाम की आप दूसरी एंट्री नहीं कर सकते, रॉब के नाम की आप दूसरी एंट्री नहीं कर सकते, तो ये यूनिक होती है कीज। इसी तरह आपने डिलीट करना हो तो DEL का ऑप्शन है और इसके अंदर हम सैम लिखते हैं। सो ये हमारे पास इस तरह डिक्शनरीज के आइटम को हम डिलीट कर सकते हैं।
सो ये तो एक थोड़ा सा था। अब हम इधर आ जाते हैं अपने वापस इसके ऊपर। सो इसी तरह की मैं एक डिक्शनरी इधर बना लेता हूँ जो कि मैंने कॉपी की हुई थी डी, और मैं यहाँ से अब प्रिंट करूँगा डी को। आपने आईडीएल में देखा था हम डायरेक्ट डी या दबाते थे वो डायरेक्टली प्रिंट कर देता था, तो आईडी के अंदर इस तरह नहीं होता, इसके लिए हमें प्रिंट की कमांड देनी पड़ती है। सो ये मैं प्रिंट करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। सो ये डिक्शनरी मेरी प्रिंट हो गई है। और अब इस डिक्शनरी के अंदर अगर मैंने सारी की और वैल्यूज को प्रिंट करना हो तो उसका क्या तरीका है? एक तो इसके अंदर मेरे पास अभी एक तो ये डी सारी हमारे पास आ रही है, लेकिन मैं हर एक की और वैल्यू के ऊपर अल्टरेट करके एक एक की वैल्यू को प्रिंट करना चाह रहा हूं। तो उसके लिए सिंपली हम एक फॉर लूप लगाते हैं। फॉर की इन डी प्रिंट, प्रिंट हमारे पास यहां पर आ जाएगा की कॉमा की कोमा साथ वैल्यू भी प्रिंट करानी है, VALUE वैल्यू। और वैल्यू जिस तरह आपको मैंने इंडेक्स नंबर के थ्रू बताया था स्क्वायर ब्रैकेट से, उसी तरह हम करेंगे। सो डी ऑफ की। इसमें आप देखें, आपको जिस तरह फॉर लूप हमने पिछली क्लास में देखा था कि फॉर लूप के अंदर हम जब रेंज नहीं लगाते थे तो डायरेक्ट डी लगाते थे तो वो इंडेक्स नंबर उठाता था, लेकिन अगर लिस्ट इन डी कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली कीज के ऊपर अपनी अल्टरेशन करेगा। सो की तो हमने इसी तरह प्रिंट कर ली क्योंकि वो टॉम रॉब जॉय आ रही होगी, और डी ऑफ की कर दी हमने अपनी एक एक वैल्यू प्रिंट करने के लिए। नाउ इसको एक दफा रन करके देख लेते हैं। सॉरी, ये मैंने पुरानी वाली कॉपी कर ली जिसके अंदर मेरी डिक्शनरी बनी ही नहीं थी। टॉम रॉब एंड जॉय, नाउ दिस इज अ डिक्शनरी। ठीक है जी, तो की मेरे पास टॉम आ गई और उसकी जो जो वैल्यू आती जा रही थी वो हमारे पास आ गई है इसी तरह। इसी तरह हमारे पास एक टपल का भी तरीका होता है इस चीज, इसी सेम काम को प्रिंट करने का हमारे पास एक और तरीका होता है कि हम देखें यहां पर मैंने की पर ट्रेड किया है, तो आप डायरेक्ट की और वैल्यू के ऊपर भी कर सकते हैं। तो उसका तरीका क्या होगा? फॉर की कोमा वैल्यू, ये दो वेरिएबल दिए हैं इन, अब डी डॉट आइटम्स लिखना है हमने कि जितनी भी आइटम्स हैं उसके ऊपर अल्टरेट करो। नाउ सिंपल प्रिंट की, और प्रिंट हमारे पास सिंपल, इसी को मैं कॉपी करता हूं यहां पर नीचे डालता हूं प्रिंट की। ये माइक बंद कर लेंगे। ओके, प्रिंट की और वैल्यू। अब मुझे ये काम करने की जरूरत नहीं क्योंकि अब मैं यहां पर वी कर रहा हूं डायरेक्ट आइटम से, तो मैं डायरेक्ट वी करूंगा तो ये भी हो जाएगा। ये सिंपली आपको सिर्फ बताने का तरीका है कि दोनों तरीके हैं, कभी आपको की वैल्यू डायरेक्ट चाहिए हो तो भी आप कर सकते हैं। इसके अंदर मैं एक प्रिंट की लाइन डाल देता हूं। सो ये मेरे पास पुरानी आउटपुट है और ये मेरे पास नई आउटपुट है, तो ये आप दोनों तरीकों से ही कर सकते हैं। सो इसके अंदर ये हमारे पास दोनों ही पॉसिबिलिटीज होती हैं करने के लिए। सेम इसी तरह जो आपको मैंने इन वाला बताया था कि जी इन वाला करके आपने अगर देखना है कि जी हमारे पास जो इनके कीवर्ड में हमने इफ एल्स में सर्चिंग करके चेक की थी, वो भी हम कर सकते हैं। जैसे मैं अब अगर खाली इसमें ये लिखूं कि जी टॉम इन डी, सो टॉम इन डी मैं अगर लिखना चाहूं, सो ये अब हमें क्या रिस्पॉन्स करता है इसका, ये देखते हैं। तो ये आपको पता है ट्रू फॉल्स में रिटर्न करता है हमारे पास जो इनका कीवर्ड है, जो कि सिर्फ बताता है कि जी ये इसके अंदर है। तो अब हम ये चेक करेंगे ये जो की है ये इसके अंदर एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। सॉरी, प्रिंट करना पड़ेगा इधर, हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। अगर तो हमारे पास आईडीएल होता तो ये कमांड डायरेक्टली चल जाती है। सो ये देखिए हमें इस तरह ये प्रिंट करके बता रहा है। इसी तरह मैं इसमें कहता हूँ ज़ुहैर इन डी, सो ये मुझे फॉल्स रिटर्न कर रहा है। इसी तरह आपने क्लियर करना हो अगर
इसी डिक्शनरी को। सो डी डॉट क्लियर का मेथड होता है। सो आप इसको क्लियर करें, देन उसके बाद अब आप प्रिंट डी करें। सो इसको आप चेक करते हैं एक दफ़ा CLS। सो ये मेरे पास फॉल्स आया, उसके बाद मेरी डिक्शनरी क्लियर होगी और ये मेरे पास यहाँ पर इस तरह आ गया। और ट्रू, सर मुझे कुछ पूछना था। ट्रू वाला भी, जी जी बोलें। सर ये लाइन नंबर 12 पे अगर आप देखें तो प्रिंट करके हमने की लिखा है और फिर की वैल्यू हमने वहाँ पे दी है, मतलब वेरिएबल दिया है। फिर साथ में हमने वैल्यू लिखा है और डी के अंदर हमने की दे दिया है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ पे हमने की दिया हुआ डी के साथ लाइन नंबर 12 पे, लेकिन आउटपुट में उसकी वैल्यू आ रही थी। देखें आपको मैं बताता हूँ आपको इसको, ये देखें ये ट्रू आ गया, ये फॉल्स आ गया और डिक्शनरी मेरी क्लियर होगी। नाउ ओके, ओके जी। अब ये हमारे पास, इसको हम एक दफ़ा रन कर लें। देखें मैं अब डायरेक्ट की प्रिंट कर रहा हूँ, मैं इसको मिटा ही देता हूँ। अब मेरे पास ये की आ रही हैं सारी, ठीक है, की टॉम, की रॉब, की जो है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इन लगाऊंगा डी के ऊपर लूप के थ्रू तो ये कीज उठाएगा सारी और सारी की प्रिंट कर देगा। अब अगर मैं इस लूप की बजाय मैं इस लूप को भी डिलीट कर देता हूं, अब मैंने टॉम को प्रिंट करना, तो आपको मैंने तरीका बताया था, हम क्या करते हैं डी, तो इसके अंदर हम की दे देते हैं, की का नाम देंगे डी ऑफ टॉम और इसको मैं प्रिंट करने लगा हूं। सो डायरेक्ट किसी की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हमें उसको की का नाम देना पड़ता है। सो जिस तरह मुझे अब ये टॉम का 1 2 3 4 5 दे रहा है, ठीक है। अब ज़रा वापस चलें इसी के ऊपर, मेरे पास की आ गई है और ये की मेरी अब इसके अंदर पड़ी है, यानी कि जब भी लूप चलेगा फर्स्ट टाइम टॉम इसके अंदर आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम रॉब इसके अंदर आ जाएगा, थर्ड टाइम जॉय इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। सो मैंने कहा उसी डिक्शनरी के अंदर जो मैंने पहले काम किया था कि जी प्रिंट करो आप डी ऑफ टॉम, लेकिन ये तो मैं एक एक दफा कर रहा हूं, लेकिन अब मेरा टॉम की के अंदर पड़ा हुआ है, तो मैंने वही किया डी ऑफ, तो जो लूप के अंदर की वैल्यू आ रही है साथ साथ आप उस की को भी प्रिंट करते जाओ। तो आप वैल्यू को हमने इस तरह उसके साथ साथ प्रिंट करवा लिया। सो ओके, अच्छा अच्छा समझ गया। बेसिकली ये हमने कहा है यहाँ पे डी के अंदर जो की वैल्यू है वो ले आए। हाँ जी, ठीक है, क्लियर है सर। ओके। नाउ कैन मूव फॉरवर्ड अबाउट दिस। वैसे सर हम यहाँ पे सिर्फ वैल्यू भी लिख सकते थे। कौन सी वैल्यू? मतलब सिर्फ वैल्यू लिख देते तो भी यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू आ जाती टॉम की। नहीं, फिर कैसे आती? देखें आप इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं लिख सकते ना। वैल्यू किसकी लिखेंगे? मैं यहाँ पर फिर एक ही है कि मैं यहाँ पर डी ऑफ टॉम लिख देता हूँ, तो अब देखें, अब आउटपुट देखें, अब खाली नहीं एक नहीं दफा। सर, मैं डी ऑफ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ वैल्यू कर रहा हूँ। सिर्फ वैल्यू कह रहा हूँ जो सर हमने पहले की के बाद की लिखा है, तो वैल्यू के बाद भी हम सिर्फ वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर। डी ऑफ की बजाय सिर्फ वैल्यू लिख देते हैं। वो आपको इसमें करना पड़ेगा, ये जो आपको नीचे बताया डी डॉट आइटम्स करना पड़ेगा, अच्छा, फिर डायरेक्ट वैल्यूज थ्रू आएगा। इसके अंदर वैल्यू वैल्यू हमने इसको बताया हुआ ही नहीं कहाँ पर है, या हमें एरर देगा इस तरह के जी वैल्यूज नॉट डिफाइंड। अगर आपने डायरेक्ट वैल्यूज देनी है तो फिर आप ये वाला काम करेंगे जो आपको मैंने नीचे बताया, इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। इसके अंदर हम आपको लूप के अंदर ही की और वैल्यूज दोनों बताई हैं कि जी कीज भी ये हैं और वैल्यूज भी इधर हैं, तो अब हमें बताने की जरूरत नहीं है, अब ये ऑटोमेटिकली ये उठा लेगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके। नाउ अब हम जरा देखते हैं कि जो टपल्स हमारे, एक जी जी सर एक चीज आपसे पूछनी थी। सर अगर हमने मल्टी डायरेक्शनल डिक्शनरी बनानी हो, इसमें सर बनती है? मतलब मैं टॉम के आगे एक अलग डिक्शनरी बना लूं, रॉब के आगे हाँ, उसकी एक बन अलग जाएगी बन डिक्शनरी, जाएगी बन जाएगी। और सर उसको एक्सेस ऐसे ही करना है नहीं, फिर आपको या दो दो उसके लिए नेस्टेड लूप लगेगा? नेस्टेड लूप ही लगेगा। पहले लूप से आप एक डिक्शनरी में दाखिल होंगे, देन आप उससे अगली ठीक डिक्शनरी में दाखिल होंगे। ठीक होगा, ठीक। ओके, सो नाउ
वी कैन सी के जी अब हमारे पास टपल्स किस तरह काम करती हैं। और टपल्स हमारे पास एक लिस्ट का ही पार्ट होता है, लिस्ट की तरह ही शो होता है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा फर्क है। जैसे मेरे पास एक यहां पर है पॉइंट्स, POINTS पॉइंट्स, जैसे एक ग्राफ के अंदर आपके पास पॉइंट होते हैं, एक्स और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट्स होते हैं। सो मैं इसके अंदर पॉइंट्स इज इक्वल टू लिखता हूं 5,9। सो ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स हैं दो। सो टपल्स के अंदर हम ये वाली राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं। सो मैंने यहां पर बताया पॉइंट्स इज इक्वल टू 5,9। सो देखा जाए तो ये दो मेरे डिफरेंट टाइप्स के पॉइंट्स हैं, मतलब एक एक्स एक्सिस पे पड़ा है, एक वाई एक्सिस पे पड़ा है। तो इसको एक्सेस करने का तरीका भी वही है, पॉइंट्स स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ जीरो इंडेक्स के ऊपर कौन सा पड़ा हुआ है। सो इसको प्रिंट करना पड़ेगा, नहीं तो हम आइडियल में देख सकते हैं इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से। मैं यहाँ प्रिंट कर लेता हूँ। सो ये मुझे इस तरह 5 बता रहा है, और ये एज अ जीरो इंडेक्स के ऊपर हमारे पास चलता है। तो एक्चुअल में जो टपल है ये एक लिस्ट की ही फॉर्म होती है, लेकिन लिस्ट के अंदर आप देखें यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास खाली राउंड ब्रैकेट है। सो जो हमारे पास लिस्ट होती है उसके अंदर ये एक ट्रेडिशनल है, मतलब ऐसा आपका स्ट्रक्चर जिसके अंदर सारी वैल्यूज के सिमिलर मीनिंग्स हों, उसकी जगह हम यूज करते हैं लिस्ट। ऐसे वैल्यूज का पार्ट या ऐसी वैल्यूज का सेट जहां पर डिफरेंट मीनिंग हो। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास अगर मेरे पास सारों के एक्सपेंसेस हैं, जिस तरह हमने ये फंक्शन वाले में किया था, जिस तरह मेरे पास ये सारों के एक्सपेंसेस हैं, तो ये मैंने यहां लिस्ट बना ली है। पर अगर मेरे पास डिफरेंट लोगों के एक्सपेंसेस होते तो मैं टपल बनाता। तो ये एक हमारे पास ट्रेडिशन बताने के लिए कि ताकि पता चल जाए कि आपकी लिस्ट कहाँ यूज होनी है, टपल कहाँ यूज होनी है, दोनों का यूजेज सेम है। लेकिन ऐसी चीजें जहां पर आपके पास सेम टाइप की चीजें हों तो आप लिस्ट यूज करते हैं, और अगर डिफरेंट टाइप्स के जैसे कोऑर्डिनेट चेंज थे तो जो सेम टाइप्स के मीनिंग होते हैं तो वो कहते हैं ये होमोजीनियस हमारे पास डाटा है। सो होमोजीनियस डाटा के लिए हमारे पास लिस्ट सूटेबल होती हैं। और अगर हमारे पास हेट्रोजीनियस डाटा है, हेट्रोजीनियस का मतलब यही है कि वो डाटा हमारे पास डिफरेंट है। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि मेरे पास लिस्ट ऑफ नेम्स हो, सो लिस्ट ऑफ नेम्स में रख सकता हूं लिस्ट के अंदर भी, लेकिन उसके लिए ज्यादा सूटेबल टपल है, क्योंकि मेरे पास हर किसी का जो नाम है वो चेंज होता है। दूसरा एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, मैंने आपको लिस्ट के लेक्चर में बताया था कि मैं लिस्ट का इंडेक्स इसी तरह अपडेट कर सकता हूं। मैं यहाँ 0 लिखता हूं और इज इक्वल टू करता हूं, और यहां पर मैं कोई वैल्यू देता हूं तो मेरे लिस्ट के 0 इंडेक्स पे जो भी चीज होगी वो ओवरराइड हो जाएगी। लेकिन जो टपल्स हैं ये इम्यूटेबल होती हैं। लिस्ट और म्यूटेबल, इम्यूटेबल का इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह कि अभी मैंने प्रिंट 0 किया ना कि 0 इंडेक्स के ऊपर है, सो मैं इसको अब अगर अपडेट करना चाहूं कि इसी को मैं 0.0 की जगह जो 5 पड़ा हुआ है उसकी जगह मैं यहां पर 0.0 की जगह मैं यहां पे रख देता हूं 3। सो नाउ रन, तो ये एरर थ्रो करेगा कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। सो टपल्स के अंदर हम जो भी असाइनमेंट्स है वो नहीं लगा सकते। सो इस तरह हम ये टपल्स को यूज करके और लिस्ट को यूज करके अपना जो भी बेसिक काम है कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि जी टपल के अंदर और भी बहुत चीजें आती हैं। फिर इसके अंदर सेट्स आते हैं कि आप सेट्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस जो हमारा है वो उस चीज़ों पे जो हमने आगे डाटा साइंस में यूज़ करनी है। सो इसके अंदर हम ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें इस तरह हम डिफरेंट तरीक़ों से देख सकते हैं। सो लिस्ट भी हमारे पास इस तरह आ जाता है और टपल भी हमारे पास इस तरह आ सकता है। सो इस तरह हम डिफरेंट लाइन को चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ तक जो हमारा मेजर पार्ट था ना, मतलब डिसीजन मेकिंग होगी, लूप्स हो गए, डिक्शनरीज बनाना, टपल्स बनाना, सो ये हमारे पास ज़्यादातर उसके अंदर हमारे पास बेसिकली लेवल के ऊपर यूज़ होता है डाटा साइंस के अंदर। और भी चीज़ें हैं, हम साथ साथ उसके अंदर इस तरह परफॉर्म कर लेंगे कि जी हमारे पास और कौन कौन सी चीज़ें हैं। सो
यहाँ तक तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, क्योंकि आगे फिर हम एक नई चीज़ देखने लगे हैं अब। ओके, इसमें ओके सर इसमें हम ऊप के कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे? किसके? ऊप के, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के। ऊप के कॉन्सेप्ट नहीं, इसमें नहीं हम कवर करेंगे। अगर ऊप कवर की तो फिर तो हमारा 2 वीक और निकल जाएंगे। उसके अंदर तो हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं, क्लासेस बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना, लेकिन जारी बात हम आगे यूज़ कर सकते हैं वो। अब आप अपने तौर पे अगर देखना चाहें देख लें, क्योंकि मेजर कोर्स पाइथन का नहीं है। अगर तो इस तरह है तो फिर तो हम 2.5-3 महीने, अगर हम 3 महीने का खाली पाइथन का कोर्स करें फिर उसमें हम सारी चीज़ें करेंगे। अभी तो हमने अब डाटा एनालिसिस की तरफ आना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाना है, देन डाटा क्लीनिंग की तरफ जाना है, फिर डाटा की विजुअलाइजेशन जानी है, देन मशीन लर्निंग स्टार्ट करनी है। मेजर काम तो हमका मशीन लर्निंग वाला है कि आपने प्रेडिक्शन सीखनी है कि कोई मॉडल पाइथन के अंदर किस तरह डिप्लॉय कर सकते हैं। देन हम एंड में उसके अंदर एक फ्लास्क या जेंगो के अंदर एक एप्लीकेशन बनाएंगे। सो वो इंक्लूड नहीं है। अगर आप अपने तौर पे अगर उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कर लें, आपको फ़ायदा होगा। जी ठीक है। सो अब हमारे पास एक नई चीज़ स्टार्ट होनी है। एक तो वो जेसन है, प्लस जेसन के साथ हम ज़रा मैट्रिक्स की तरफ जाएंगे जो हमारी मशीन लर्निंग में यूज़ होती है। सो वो अब थोड़ा सा एक बड़ा टॉपिक है, तो वो अब कंसीडर करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी पिछली लैब का भी काम है आपके पास, कल का भी और इसका भी। सो इसकी मैं अब एक वो प्रैक्टिस नोटबुक बना रहा हूँ, जो वो मैं आपको थोड़ी देर में शेयर कर देता हूँ। सो आप वो परफॉर्म करें। देन फिर हम नेक्स्ट मंडे से ऑनवर्ड इसके ऊपर जेसन के ऊपर आएंगे, रीड राइट के ऊपर आएंगे, और जो हमारा मैट्रिक्स का काम है जिसके अंदर मैथमेटिक्स हमारे पास आती है, मतलब जो बेसिक पाइथन थी वो हमने इतनी ही सीखनी है। अब इसके अंदर अब पाइथन में हमको बेसिक लेवल पे नहीं जाएंगे। सो अब हम आगे मशीन लर्निंग के फर्स्ट फेज़ में दाखिल होंगे, जिसके अंदर हमारे पास डाटा की मैनिपुलेशन है। जो डाटा हमारे पास नज़र आ रहा होता है आपके सामने, टेक्स्ट डाटा है, कोई तस्वीर है, वो एक्चुअल में बैकएंड के ऊपर मैट्रिक्स के अंदर किस तरह हमारे पास सेव होती है, अरेज, लिस्ट और डिक्शनरीज में। सो वो हम नेक्स्ट मंडे से करेंगे। सो इसकी इंशाल्लाह वीडियो मैं आज ही कोशिश करता हूँ, आज शाम तक, बल्कि अभी है टाइम, मैं भी अपलोड कर दूँ। देन फिर उसके अंदर ही मैं लैब के अंदर प्रैक्टिस भी दे दूँगा, आप इसकी प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। सो नेक्स्ट मंडे से हम फिर इसके अंदर ऑनवर्ड जेसन के ऊपर आ जाएंगे। सर जेसन हमने क्यों कवर करना है? जेसन हमारे पास, जो जेसन है वो एक फ्लैट फाइल सिस्टम है। अगर आप यहाँ पर देखें ना, जेसन एक फ्लैट फाइल सिस्टम होता है। सो जेसन हमारे पास इसी तरह की एक डिक्शनरी बनी होती है, देख रहे हैं आप, ये एक एम्प्लॉय की डिक्शनरी है, देखें करली ब्रैकेट से स्टार्ट हो रही है। सो जितना भी डाटा आपका एक्सेल के अंदर होगा, फर्ज करें आप प्रिडिक्ट करना चाहते हैं वेदर की फोरकास्ट। अब आपके पास 5 साल का वेदर का डाटा है, तो 5 साल का वेदर का डाटा या तो 2 तरीके हैं कि आपने मशीन लर्निंग मॉडल को देना, या तो पूरी एक्सेल दो। अब 5 साल के अंदर अगर आप एक्सेल के रिकॉर्ड्स देखेंगे ना तो 5 मिलियन बनते हैं, तो 5 मिलियन आपका तो सिस्टम ही हैंग हो जाएगा। दूसरी बात, उसके अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। तो जेसन हमारे पास मशीन लर्निंग को डाटा ट्रांसफर करने के लिए यूज होती है। क्यों? क्योंकि एक तो ये डिक्शनरी बेस्ड अप्रोच होती है, हमारे पास यहाँ पर कीज और वैल्यूज का कॉन्सेप्ट होता है, प्लस हमारे पास ये बहुत लाइट वेट होती है। देखिए, एक आपके पास एक्सेल की फाइल है और एक आपके पास .txt की फाइल है। आप दोनों का साइज देख लें किसका बड़ा होगा। एक्सेल वाली फाइल का साइज जाहिर बात है बहुत बड़ा होगा। सो जेसन हमने इसलिए सीखनी है ताकि हम जेसन के अंदर अपने पहले डाटा को कन्वर्ट करें, जो भी एक्सेल है, जो भी डाटा है। इवन हमारे पास जो इमेज आएगी, कोई वीडियो आती है, अगर वीडियो के ऊपर अगर कोई स्टूडेंट स्ट्रीमिंग की प्रेडिक्शन के ऊपर, आजकल ये जिस तरह सेटेलाइट इमेजेस हैं या स्ट्रीमिंग की प्रेडिक्शन है, इसके ऊपर भी बड़ा काम हो रहा है, लोग इसकी प्रेडिक्शन करते हैं। तो ये डाटा आपने ट्रांसफर कैसे करना है, तो इसके लिए आपको कोई फ्लैट फाइल सिस्टम चाहिए होता है। तो हमारे पास 2 ही सिस्टम है। इससे पहले हमारे पास XML यूज होती थी जब जेसन नहीं आई थी। सो XML के अंदर भी हमारे पास इसी तरह का डाटा होता था, लेकिन कीज वैल्यू की बजाय हमारे पास इस तरह टैग बने हुए होते थे। देन जब से जेसन आई है तो लोग ज़्यादातर जेसन पे रिलाई करते हैं। सो जेसन इस वजह से सीखते हैं ताकि हमें डाटा की ट्रांसफरेबिलिटी का पता चले कि हमने उसको अपने अंदर ट्रांसफ़र कैसे करना है।